सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनमेश सिंह राजपूत एंड यू ऑल आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट का लेक्चर 2। तो आखिर में हमने ख़त्म किया था एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। शुरू भी वहीं से करते हैं हम लोग। तो लास्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पर कुछ पॉइंट ऐसे थे जो उसमें मैं बताना भूल गया था। अब देखते हैं। हमने ये देखा था कि एसिड जब भी किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा और अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो सॉल्ट जो हमारा प्रोड्यूस होगा वो न्यूट्रल होगा और वाटर साथ में प्रोड्यूस होगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। पर तब क्या होगा जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्ट करेगा या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड एक साथ रिएक्ट करेंगे। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्ट करता है तो हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये कह सकते हैं कि एसिड बेस की जितनी भी रिएक्शन होंगी उसमें सॉल्ट और वाटर तो बनना ही है, लेकिन हर एसिड बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी। मतलब जिसमें न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा वो होगी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जिसमें एसिडिक या बेसिक सॉल्ट बनेगा वो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी। बस इतनी सी बात। अब चलते हैं लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारी एसिड की बची हुई थी उस पर। तो चौथी केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी, जब भी हमारा एसिड मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट और वाटर। अब मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक, अब देखते हैं मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल। जैसे हमारा कॉपर ऑक्साइड जो कि वीक बेस है, और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनेगा हमारा CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है, और बनेगा हमारा वाटर। अब जैसे कि यहाँ वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा एसिडिक नेचर का है। ठीक, अब ऐसे ही हम लेते हैं Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे हमारा बनेगा सोडियम क्लोराइड। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, पिछले जो मैं बताया वो यहाँ से समझ सकते हो। अब चलते हैं हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड पे। जब भी हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो ये बनाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। इसी तरीके से जब भी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो ये बनाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो ये थी हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। अब हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं। अब हम एसिड के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। तो एसिड जो है हमारा कंसनट्रेटेड होता है और डाइल्यूट होता है। कंसनट्रेटेड क्या होता है? जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो हमारा कंसनट्रेटेड एसिड होगा, और जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है कि एसिडिक प्रॉपर्टी भी रिटेन रहे और जितना ज़्यादा पानी वो ऐड हो सकता है उतना हम ऐड कर दें तो हमारा डाइल्यूट एसिड होता है। तो अब बात आती है कि एसिड को अगर हमें डाइल्यूट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वही हमें पढ़ना है। डाइल्यूटिंग एसिड। तो एसिड को डाइल्यूट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला बाई एडिंग वाटर
टू एसिड, और दूसरा बाई एडिंग एसिड टू वाटर। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने 10 ml एसिड लिया, उसमें 1 ml वाटर मिला है, ठीक है। तो जब भी एसिड और वाटर रिएक्ट करते हैं तो इनमें हीट प्रोड्यूस होती है एक, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो हमारा 10 ml एसिड कर रहा होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर 10 ml हमने वाटर लिया और 1 ml एसिड लिया, तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो 1 ml एसिड करेगा। तो दोनों की हीट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, 10 ml की जो हीट होगी और 1 ml की हीट होगी। तो इसीलिए, और यहाँ पर जो हीट होगी उसे एब्जॉर्व करने के लिए आसपास कुछ है भी नहीं, और यहाँ जो 1 ml हीट जो इवॉल्व होगी उसे एब्जॉर्व करने के लिए आसपास वाटर है। तो जब भी हम वाटर को एसिड में डालते हैं तो हीट एकदम से इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे ऊपर आ जाता है, हमारे मुंह पे पड़ सकता है, हमारे कपड़ों पे पड़ सकता है, जिससे हमें एसिड बर्न्स हो सकते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है एसिड को डाइल्यूट करने का, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये तरीका सही है क्योंकि यहाँ हीट भी स्मॉल अमाउंट में इवॉल्व हो रही है और उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे आसपास में एक वाटर भी है, तो उसे हीट को एब्जॉर्ब करके आराम से इसे डाइल्यूट कर सकता है। ये सही है, ये तरीके से हमें एसिड को डाइल्यूट करना है, ठीक। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड को समझने के बाद हम समझते हैं कुछ और पॉइंट्स एसिड के बारे में। तो ऑल द एसिड्स गिव H+ ion on dissolving in water। यानी जित एसिड चाहे जो हो उसे हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो H+ आयन देगा, और यही है, अगर H+ आयन नहीं दे रहा है वो, तो वो चीज़ एसिड नहीं हो सकती, चाहे उसमें हाइड्रोजन भले हो। जैसे हमारा HCl है, देखो एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अभी वाटर में डिज़ोल्व होकर H+ आयन और Cl- आयन में ब्रेक हो जाता है। जैसे हमारा H2SO4 है, ये वाटर में डिज़ोल्व होता है, ये भी H+ आयन और SO4 2- आयन में ब्रेक हो जाता है। और यही रीज़न है कि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जब वाटर में डिज़ोल्व होकर लोग आयनाइज हो जाते हैं तो उसमें वाटर्स में आयन आ जाते हैं, जिसकी वजह से आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि HCl हमारा ये और ग्लूकोज हमारा ये, दोनों में हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, पर ऐसा क्योंकि ये हमारा एसिड है और ये हमारा एसिड नहीं है। तो इसका रीज़न ये है कि HCl हमारा वाटर में डिज़ोल्व होता है और H+ आयन देता है, जबकि हमारा जो ग्लूकोज है ये वाटर में सिर्फ डिज़ोल्व होता है, आयनाइज नहीं होता है, यानी आयंस में ब्रेक नहीं होता है। तो ये H+ आयन ना दे पाने की वजह से एसिड नहीं हो पाता, और ये H+ आयन दे देता है, इसलिए एसिड हो जाता है। तो सारा खेल एसिड में H+ आयन का है। अब ऐसे ही हम समझते हैं कि अगर इसका प्रैक्टिकल हमें करना हो तो एक पूरा सेटअप बना लो, बल्ब लग गया, बैटरी लग गई, स्विच लग गया, और तार के इंट्स काट दो, ठीक है, 2 इंट्स हो गए। अगर वही 2 इंट्स HCl के सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा, और वही 2 इंट्स अगर हम ग्लूकोज के एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। रीज़न सिंपल सा है, जब आयंस में ब्रेक नहीं हो पाता है, H+ आयन कोई भी आयन में नहीं ब्रेक हो पाता है, तो उसके पास आयंस ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब अगली चीज़, एसिड्स डू नॉट शो acidic nature in absence of water। यानी अगर वाटर नहीं प्रेजेंट है तो एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेंगे। अब जैसे HCl अगर गैसियस फॉर्म में है तो उसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहते हैं, अगर एक्वस फॉर्म में है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो रीज़न क्या, देखो जब तक वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा आयनाइज नहीं होगा, और जब तक आयनाइज नहीं होगा H+ आयन नहीं आएगा, जब H+ आयन ही नहीं आया है तो वो एसिड कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक नेचर भी नहीं शो करेगा। अब इसका भी एक हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर हम HCl गैस को पास कराएं ड्राई ब्लू लिटमस से
तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर वही ब्लू लिटमस को पानी में गीला कर लें, वेट ब्लू लिटमस से हम HCl गैस पास कराएं तो उसका कलर रेड हो जाएगा। क्यों रेड हो जाएगा? क्योंकि देखो जब HCl गैस गई उसमें तो उसने प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल से उसने रिएक्ट किया, उसके बाद आयनाइज हुई, H+ आयन दिया, H+ आयन आ गया, तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना बनता ही है। तो यही चीज़ हुई यहाँ पर, वाटर के एब्सेंस में एसिड जो है अपनी प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर नहीं शो करेंगे। अब देखो, अब एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे या वीक एसिड होंगे, ठीक है? ये तो स्ट्रॉन्ग होगा और या फिर वीक एसिड होगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि जब पानी में डाल जाता है तो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। यानी अगर हमने 1 ml डाला तो पूरा 1 ml आयंस में ब्रेक हो जाएगा। जबकि जो वीक एसिड होता है ये पूरी तरीके से आयनाइज नहीं हो पाता है, मतलब पूरी तरीके से आयंस में ब्रेक नहीं हो पाता है। 1 ml डाला है तो मान लो उसका आधा उतना ही ब्रेक हो पाया है ना। तो ये जो है आयनाइजेस completely on dissolving in water। और इसका क्या होगा? आयनाइजेस partially on dissolving in water। अब इसके यूज़ देख लेते हैं। जैसे कुछ एसिड है हमारे, जैसे हमारा H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र और प्लास्टिक बनाने में और एक्सप्लोजिव बनाने में एक्सेट्रा। ऐसे ही हमारा है नाइट्रिक एसिड, ये भी हमारा फर्टिलाइज़र बनाने में और एक्सप्लोजिव बनाने में। जैसे कि हमारा इसका एक एग्जांपल है TNT, ट्राई नाइट्रो टोलिन, ये बनाने में यूज़ होता है। या फिर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है टेक्सटाइल में और कहाँ पर? लेदर इंडस्ट्री में। और कहाँ होता है? फूड में होता है हमारे, एक्सेट्रा। ठीक है, अब एसिड का पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं बेस पे। तो बेस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक वाटर सल्यूबल, एक वाटर इनसल्यूबल। एक है वाटर सल्यूबल, एक है वाटर इनसल्यूबल। मतलब सारे बेस जो हमारे होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। कुछ ही बेस जो होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो पाते हैं, और जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनका एक स्पेशल नाम होता है एल्कली। और वाटर इनसोल्यूबल, तो हमें इस क्लास में सिर्फ वाटर सोल्यूबल बेस पढ़ना है, यानी एल्कली पढ़ना है। इसका ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा का कोई काम ही नहीं है। तो अगर कभी मैं बेस बोलूँ तो आप समझ लेना कि एल्कली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे हमारे एसिड्स जो है H+ आयन देते थे वाटर में डिज़ोल्व होने पे, तो बेस उसी तरह हमारे OH- आयन देते हैं वाटर में डिज़ोल्व होने पे। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो ऐसे ही होगी, सब्सटेंस विच ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर गिव्स OH- आयन्स, वो होते हैं हमारे बेस। बेस भी हमारे दो तरीके के होते हैं, पहला होगा स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा होगा वीक बेस। तो इसमें भी वही डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? पानी पे मिलने पे कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है,
जबकि वीक बेस जो होता है हमारा वो पार्शली आयनाइज होता है। बस यही डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। अब हम देखते हैं बेस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो यार देखो, पहली तो इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी हम जान ही चुके हैं, बिटर होता है टेस्ट में। दूसरी फिज़िकल प्रॉपर्टी है फील सोपी ऑन टचिंग, यानी छूने पे जो है हमारा ये सोप जैसा फील होता है। उसके बाद जो है तीसरी है कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू, जानते ही ये सब है ना। और चौथी है हमारी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। अब जब देखो बेस भी जब वाटर में डिजोल्व होता है OH माइनस आयन में ब्रेक होता है और साथ में कोई और मेटल का आयन होगा, तो जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जब आयन से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो देखो यार, बेस जो होते हैं हमारे वो हर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बेस से मतलब है मेरा एल्कली, ठीक। तो हर मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ ही मेटल से रिएक्ट करते हैं और वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो बेस रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब ऐसा ही इसका एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं NaOH। ये रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, बनाएगा हमारा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये है हमारा सोडियम जिंकेट। ऐसे ही हमारा जब NaOH रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम के साथ, वाटर भी रहेगा इसमें अगर, तो ये प्रोड्यूस करेगा सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। ये इसका नाम है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी। अब बेस सब मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ कुछ मेटल के साथ, और ऐसे सॉल्ट बनते हैं और वाटर। अब ऐसे ही हमारी अगली केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर गिव्स सॉल्ट और H2O वाटर। अब अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई तो न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज जो है हमारा एसिडिक या बेसिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। पर अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई तो सॉल्ट तो न्यूट्रल प्रोड्यूस होगा, ठीक। लेकिन अगर हमसे पूछा गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आयंस के फॉर्म में लिखो, तो हम उसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं। एसिड का H+ आयन, बेस का OH- आयन बना देगा H2O, और ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आयंस के फॉर्म में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ आयंस। बाकी इसके एग्जांपल्स तो हम देख ही चुके हैं। अगली रिएक्शन है हमारी जब भी हमारा बेस करेगा किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये प्रोड्यूस करेगा हमारा सॉल्ट और वाटर।
अब इसमें वही केस होगा अगर नॉन मेटल ऑक्साइड जो है हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं, ये होते हैं हमारे एसिडिक, एसिडिक नेचर के। तो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो अगर नॉन मेटल ऑक्साइड जो है अगर इस वीक एसिड हुए तो हमारा जो है बेसिक सॉल्ट बनेगा, अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहा तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और अगर बेसिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। ठीक, अब ऐसा ही है जैसे कि हमारा बेस CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जब रिएक्ट करेगा CO2 से तो ये प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब CO2 तो हमारा एसिड होता नहीं है, CO2 तो एक तरीके की एसिडिक गैस है, हाँ ये बात है, पर जब CO2 जो है वाटर में डिज़ोल्व होता है तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, और वही कार्बोनिक एसिड इससे रिएक्ट करके सिलेक्ट लाइम से रिएक्ट करके बनाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है तो हम जानते हैं, यानी जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है ये हल्का बेसिक नेचर का होगा। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम समझते हैं पीएच स्केल को। पीएच स्केल तो 1909 में सोरेनसन हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीएच स्केल बनाई थी। अब यहाँ पर पीएच का क्या मतलब है? पीएच का मतलब है पोटेंस हाइड्रोजन। पोटेंस मतलब पावर होता है, ठीक है। अब पीएच स्केल जो थी हमारी वो थी ऐसे कुछ, 0 से लेकर उसमें 14 तक नंबर दिए हुए थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ 7 को मिड मार्क किया गया था, यानी 7 पे जो भी हमारा सब्सटेंस होगा वो न्यूट्रल नेचर का होगा। 7 के इस तरफ जितने भी होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। सेवन के इस तरफ जितने भी होंगे वो एसिडिक नेचर के होने वाले हैं। और एरो इधर आ रहा है, या मतलब एसिडिक नेचर इस तरफ को इंक्रीज़ करेगा, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक इसमें 0 होगा, और जिसका नंबर 6 होगा वो सबसे कम एसिडिक होगा, और 7 पे तो न्यूट्रल हो गई। और 7 के इधर जितने भी होंगे ये 14 तक, ये सब हमारे बेसिक नेचर के होंगे। अब इसमें भी वही चीज़ होगी, 8 से 14 की तरफ हम जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ करेगा। ये हमारे पीएच स्केल 7 पे न्यूट्रल, 8 से 14 बेसिक नेचर इंक्रीज़ करेगा, 6 से 0 एसिडिक नेचर इंक्रीज़ करेगा। ये थी हमारी पीएच स्केल। अब पोटेंस हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की पावर, तो इस पीएच स्केल जो बनाई गई थी इसका कॉन्सेप्ट ये था, मतलब हाइड्रोजन की पावर इसका कॉन्सेप्ट था। अब एक चीज़ है, जैसे वाटर है हमारा, उसमें जितने H+ आयंस होते हैं उतने ही OH- आयंस होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। अगर हम उसमें एसिड डाल दें तो एसिड में हमारा क्या होता है, H+ आयन होता है। तो जब वाटर में एसिड होगा तो H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और OH- रहेगा, पर कम कंसंट्रेशन रहेगा उसका। वहीं अगर वाटर में हम बेस डाल दें तो OH- आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, H+ भी रहेगा लेकिन कम रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ है, जो 0 पे होगा उसमें सबसे ज़्यादा H+ आयंस होंगे, फिर 1 पे उससे कम, 2 पे उससे कम, आते आते 6 पे सबसे कम H+ आयंस रहेंगे। 7 पे जो है H+ आयंस और OH- आयन जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे, H+ आयन और OH- आयंस इक्वल हो जाएंगे।
और फिर 8 से OH माइनस आयंस का कंसनट्रेशन बढ़ता रहेगा, तो उस तरफ सब बेसिक हो जाएंगे। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन कंसनट्रेशन, यानी जैसे जैसे H+ आयंस का कंसनट्रेशन बढ़ेगा pH वैल्यू घटती जाएगी, और जैसे जैसे H+ आयंस का कंसनट्रेशन घटेगा pH वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब pH वैल्यू को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का, जिसकी बात हमने पहले वीडियो में की थी। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, जो कि pH स्केल की डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट कलर देता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी, इट इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट indicators which give different color at different value on pH scale। पर अब बात ये आती है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। काम तो हमारा लिटमस से भी चल जा रहा था, फिनोल्फथालीन था, मेथिल ऑरेंज था, बहुत सारे थे, उससे काम तो चल रहा था उस पर। वो सिर्फ हमें ये बता रहा था कि सब्सटेंस जो सोल्यूशन है वो हमारा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसका काम सिर्फ इतना था। पर यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम यहीं तक सीमित नहीं है, ये हमें एसिड होने के साथ साथ ये भी बताएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है या ठीक ठाक है, या फिर सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। तो ये हमें ये बताने वाला, इसलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर की हमें ज़रूरत पड़ी। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है हमारे pH स्केल पे डिफरेंट वैल्यू पे कौन कौन से कलर्स देता है। जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो 0 पे हमें मिलता है डार्क रेड, 1 पे मिलता है रेड, 2 पे मिलता है रेड, 3 पे मिलता है ऑरेंज रेड, 4 पे मिलता है ऑरेंज, 5 पे मिलता है ऑरेंज येलो, 6 पे मिलता है ग्रीनिश येलो, 7 पे मिलता है हमें ग्रीन कलर, 8 पे मिलेगा ग्रीनिश ब्लू, 9 पे मिलेगा हमको ब्लू, 10 होगा हमारा नेवी ब्लू, 11 होगा हमारा पर्पल, 12 होगा हमारा डार्क पर्पल, 13 होगा हमारा वायलेट, और 14 भी हमारा होगा वायलेट।
तो ये है हमारे डिफरेंट कलर्स डिफरेंट वैल्यू पे पीएच स्केल के। अब इससे हम जान सकते हैं कि कौन सा कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, या फिर कौन सा न्यूट्रल है हमारा। तो हम समझते हैं पीएच की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। Importance of pH in our daily life। पहली वीडियो हम जान चुके हैं कि इनडाइजेशन, जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें इनडाइजेशन हो जाता है या फिर एसिडिटी फील होती है, जिसकी वजह से हमें एक बर्निंग सेंसेशन कॉज होता है अंदर। तो हम क्या करते हैं उस टाइम, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारा बेकिंग सोडा है से ले सकते हैं, जिससे हमारी एसिडिटी कम हो जाएगी। पहला है हमारा इनडाइजेशन। तो इसमें क्या सिंपल से यार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं जो कि है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और दूसरा हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो कि है हमारा बेकिंग सोडा। अब इसी तरह दूसरा है हमारा ये कैविटी के बारे में, टूथ डिके। अब होता क्या है, हम लोग जो है शुगर खाते हैं जब, तो हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया उसे ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हमारे माउथ का पीएच जो है कम हो जाता है। और अगर हमारा पीएच माउथ का 5.5 से नीचे जाता है तब जो है टूथ डिके शुरू हो जाता है। हमारे जो टीथ होते हैं ये बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4, जो कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। फिर भी ये करोड़ हो जाता है जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे जाता है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं खाने के बाद अपना मुंह जो है ठीक से क्लीन करके, उसे ठीक से साफ़ करके, या फिर टूथपेस्ट का यूज़ करके, क्योंकि टूथपेस्ट जो हमारे होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो जाके जो हमारे माउथ में एसिड होता है उसे न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं और हमारे टूथ डिके को प्रिवेंट करते हैं ये लोग। अब तीसरा है हमारा पीएच चेंज इन सॉइल। ज़्यादातर जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो 7 के आसपास के पीएच में अच्छे से हो जाती हैं, पर कभी कभी क्या होता है हमारे जो सॉइल होती है एसिडिक हो जाती है या फिर कभी कभी काफ़ी बेसिक हो जाती है। तो उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर हमारी सॉइल एसिडिक हो जाती है, इफ़ सॉइल बिकम्स एसिडिक, तो हमें इसे ट्रीट करना चाहिए क्विक लाइम से, स्लेक्ड लाइम से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से जो कि हमारा चॉक के फॉर्म में होता है। इसे हम अगर अपने सॉइल में मिला देंगे तो वो उसका पीएच बैलेंस हो जाएगा। पर अगर सॉइल हमारी बेसिक हो जाती है
सकते हो। पीएच बैलेंस करने के लिए हम इसमें मिला सकते हैं मैन्योर या फिर कंपोस्ट। इससे हमारे सॉइल का पीएच जो है बैलेंस हो जाएगा। अब अगले पे आते हैं। चौथा है हमारा एसिड रेन। तो अगर जो रेन वाटर है उसका पीएच अगर 5.6 है, पीएच वैल्यू अगर उसकी 5.6 है, तो इस तरीके की रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। तो जब एसिड रेन होती है तो हमारी वाटर का जो पीएच लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे वाटर स्पीशीज़ होते हैं, जैसे कि फ़िश हो गया हमारा, वो जो है काफ़ी इरिटेट होने लगते हैं और धीरे धीरे अगर यही पीएच मेंटेन रहता है तो उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए भी हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं इसमें। और हमारा एक प्लैनेट है वीनस, उसके तो एटमॉस्फेयर ही सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से बने हुए, मतलब वहाँ बारिश होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होगी, जो कि कंसनट्रेटेड एसिड है। तो वहाँ तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं, आदमी रहेगा तो पहले ही खत्म हो जाएगा। अब आखिर है हमारा प्लांट्स में पीएच। प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें जो हमारी बी होती है, हनी बी, वो जो है हमारी स्किन में एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है। इंजेक्ट एसिडिक लिक्विड। जो हमारी वॉस्प होती है वो एक अल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट करती है। वहीं जो हमारी एंट्स होती हैं वो फॉर्मिक एसिड या फिर इसे हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इससे इंजेक्ट करती हैं। और यही सेम चीज़ हमारी नेटल एक प्लांट होता है, उसकी लीव्स, वो भी फॉर्मिक एसिड, जिसे हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, वो इंजेक्ट करती हैं। अब अगर बी हनी भी हमें काटती है तो एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है, तो इसको ट्रीट हम कर सकते हैं बेकिंग सोडा से। अब वॉस्प हमें काटती है तो अल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट करती है, तो इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे विनेगर से। और इन दोनों का ट्रीटमेंट हम करेंगे बेकिंग सोडा से। बस यही था। तो आज के इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगले लेक्चर में हम जानेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।